नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से करेंगे जो कि बिहार से है। बिहार में बिजली गिरने से 22 की मौत हुई है। भोजपुर में सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं सासाराम में बिजली गिरने से 4 की मौत हुई है। कैमूर में भी 4 लोगों की मौत की खबर है। वहीं गोपालगंज में 2 बच्चों की मौत हुई है। छपरा के पानापुर में 3 लोगों की मौत हुई है। अररिया में 2 की मौत हुई है, जबकि कटिहार में 1, गया में 1 की मौत हुई है। वहीं कई जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। एक सप्ताह के अंदर तीसरी बार पीएम मोदी ने बिहार को कई योजनाओं की सौगात दी है। मंगलवार को वर्चुअली पीएम ने 545 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम नीतीश समेत कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। ये 3 तस्वीरें 6 दिनों के अंदर की हैं। मंगलवार को पीएम ने शहरी क्षेत्र से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन योजनाओं पर करीब 545 करोड़ की लागत आई है। इसके पहले 10 सितंबर को 294 करोड़ की योजनाएं, तो वहीं 13 सितंबर को 901 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी कर चुके हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत पटना के बेऊर और पटना सिटी के पहाड़ी स्थित करमली चक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जहां गंदे पानी को शुद्ध किया जाएगा और फिर इसका उपयोग सिंचाई कार्यों में होगा। पीएम ने कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद सहित कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि मुजफ्फरपुर में 3 घाटों का निर्माण होने से छठ पर्व के दौरान लोगों को आसानी होगी और छठी मैया के आशीर्वाद से इसी तरह विकास के कार्य होते रहेंगे। मुझे उम्मीद है इन प्रयासों से आने वाली छठी मैया की पूजा के दौरान बिहार के लोगों को, विशेषकर बिहार की महिलाओं की दिक्कतें कम होगी, उनकी सहूलियत बढ़ेगी। छठी मैया के आशीर्वाद से हम बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों, उनको गंदे जल, बीमारी बढ़ाने वाले जल से मुक्ति दिलाने के लिए जी जान से काम करते रहेंगे। मुजफ्फरपुर के 3 घाटों का सौंदर्यीकरण होगा, जिस पर 11 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पीएम ने छठ व्रतियों के लिए नमामि गंगे योजना के तहत बनने वाले घाटों को अहम बताया है। जब पटना में जैसा बना है, प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि पटना में जैसा बना है मुजफ्फरपुर में भी उसी तरह का रिवर फ्रंट बनेगा। मुंगेर नगर निगम के सभी 45 वार्ड में अब घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। अमृत योजना के तहत 198 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही जमालपुर नगर परिषद में 55 करोड़ की लागत से शहरी जलापूर्ति योजना शुरू होगी। दोनों योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। बुडको ने इसकी जिम्मेदारी मुंबई की जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा मुंगेर शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया। वहीं सिवान में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत 41 करोड़ रुपए की लागत से 3 जल मीनारों का निर्माण किया गया है, जिसमें शहर के 18 वार्डों में पानी की सप्लाई की जाएगी। उद्घाटन के मौके पर सिवान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई नेता मौजूद थे। सिवान शहर में भी 40 करोड़ से अधिक की लागत के जलापूर्ति योजना का भी शुभारंभ फेज 1 का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मंगलवार को जिन योजनाओं की शुरुआत पीएम ने की, उनमें 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित हैं, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 541 करोड़ रुपए आएगी। बिहार के नगर विकास और आवास विभाग के अधीन बुडको इन पर काम कर रहा है। बाकी 3 में से 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट से जुड़ा है। जाहिर है इससे कई जिले के लोगों को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार।
उधर मोदी कैबिनेट ने दरभंगा में एम्स को मंजूरी दे दी है। दरभंगा विधायक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि शिलान्यास जल्द होगा। पटना के बाद बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा, जिस पर 1264 करोड़ की लागत आएगी। अस्पताल में 750 बेड होगा। 4 साल में एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। जल्द ही बिहार में चुनाव के तारीख की घोषणा होने वाली है। उसके पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि बिहार में आदर्श आचार संहिता लगने से पहले एम्स निर्माण की आधारशिला खुद पीएम मोदी रखेंगे। जानकारी के बाद मिथिला के लोगों में खुशी देखी जा रही है। आज कैबिनेट की बैठक में एम्स दरभंगा की स्वीकृति मिल गई है। आज़ादी के बाद उत्तर बिहार में खासकर मिथिलांचल वासियों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है। 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाले दरभंगा एम्स बनकर तैयार होगा। इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी होगा। उत्तर बिहार सहित नेपाल और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के लोगों को बेहतर किफायती आधुनिक चिकित्सकीय सुविधा प्रदान होगी। इतना ही नहीं, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि मिथिला क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। एम्स के निर्माण से 3000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। दिल्ली में सांसद गोपाल जी ने कहा कि इससे मिथिला के लोगों में खुशी है। पटना को मिला और आज मिथिला को एम्स देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। समस्त मिथिला भाषी आज जुटे हुए हैं। दिल्ली में जो मिथिला भाषी है वो आज इस धरती पर और उनका जो 17 तारीख को जन्मदिन के अवसर पर दीर्घायु की भी कामना करते हैं मिथिला के लोग। और इस एम्स हो जाने से सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल और बंगाल भी इसका लाभ लेगा। इतना ही नहीं, 18 सितंबर को कोसी महासेतु का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए सुपौल स्टेशन को सजाया जा रहा है। इस पुल के जरिए 2 भागों में बटा मिथिलांचल एक हो जाएगा। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी आधारशिला रखी थी। 86 साल बाद एक बार फिर कोसी वासियों का सपना 18 सितंबर को पूरा होने वाला है। 2 भागों में विभक्त मिथिलांचल को जोड़ने की कवायद जब पूरी हो चुकी है तो कोसी रेल महासेतु पर रेल के परिचालन के लिए 18 सितंबर की तारीख तय मानी जा रही है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रेल महासेतु पर ट्रेनों के परिचालन का उद्घाटन करेंगे। अभी तो फिलहाल तो वो यहाँ से सुपौल से होते हुए हसनपुर कुपा तक जाएगी, सरायगढ़ होते हुए हसनपुर कुपा। तो ये काफ़ी अहम कार्यक्रम है क्योंकि 86 सालों से मिथिलांचल 2 भागों में विभक्त था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को आज नरेंद्र मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। अब उस दिन के कार्यक्रम का इंतजार है और लोगों को उम्मीदें भी प्रधानमंत्री से है कि उस दिन कुछ नई ट्रेनों की घोषणा भी अगर वो कर दें तो कोसी वासियों के लिए वो सबसे अहम दिन होगा। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इंजीनियर्स डे के मौके पर नीतीश सरकार के मंत्रियों ने 15 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। साथ ही लालू राबड़ी के 15 साल के कामकाज से तुलना की। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि 15 साल में बिहार में सड़कों और पुलों का जाल बिछाया गया। वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश ने बिहार को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा और बिहार का गौरव वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। हर एक जिले में पॉलिटेक्निक, महिला ITI, अनुमंडल में ITI, ये सारा बहुत जगह खुल गया है, कुछ जगह नहीं खुला है। लैंड का इशू है, उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। इसी तरह 2005 में बिहार में 34% सड़कें पक्की सड़क थी और आज 97% पक्की सड़क है बिहार में। 24 से 97% पक्की सड़क हो गया बिहार। 2005 से 2020 के बीच में कुल 6074 छोटे बड़े पुलों का निर्माण किया। कि इस प्रदेश को 21वीं सदी का बिहार का सपना जिसने देखा है, जो चाहते हैं कि ये प्रदेश को हम अपनी पुरानी विरासत और वैभव को वापस पा सकें और जो एक
15 साल का कार्यकाल था जो नई पीढ़ी को चरवाहा विद्यालय भेजना चाहता था, और एक 15 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल है जो इस प्रदेश में NIT, IIT, BIT, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बनाकर इस प्रदेश के 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज बना करके अपनी नई पीढ़ी को सृजित करने का काम कर रहा है। उधर बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने पटना में हाई लेवल मीटिंग की। गया और भागलपुर से लौटने के बाद चुनाव आयोग के इस बैठक में DGP, गृह सचिव और मुख्य सचिव समेत बड़े अधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर में 12 जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई थी, जबकि गया की बैठक में 7 जिलों के अफसर मौजूद थे। जबकि सोमवार को पटना, सारण, तिरहुत, कोशी और दरभंगा प्रमंडल के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। जिले के अधिकारियों से मिले फीडबैक के बाद प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक हुई। DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनौती है, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान बिहार में सुनिश्चित होगा। हम लोग सर कोरोना संक्रमण भी है, पूरी उसकी तैयारी, पुख्ता तैयारी है। पूरी पुलिस बल वगैरह की डिमांड की है आप लोग? हाँ, वो सब कुछ बात हुआ है, विचार हुआ है, और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जो भी जरूरी तैयारी है वो सब होगी। चुनाव आयोग की टीम ने भागलपुर और गया में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। भागलपुर में 12 जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में उप निर्वाचन आयुक्त सुदैव जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल थे। बैठक में नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड की सीमा पर नजर रखने के साथ शराब और ड्रग्स के कारोबार पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सहायक बूथों के गठन और कोविड-19 के निर्देश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। जबकि गया में आयोग की टीम ने मगध प्रमंडल के 5 जिलों गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल के साथ ही कैमूर और रोहतास के अधिकारियों के साथ बोधगया के एक होटल में बैठक की। इस बैठक में 7 जिलों के नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान के दौरान विशेष सुरक्षा इंतजाम की चर्चा की गई। सुरक्षा के साथ ही कोरोना को लेकर जारी एडवाइजरी का पालन करने पर भी विशेष चर्चा हुई। बिहार में 2 जगहों पर स्कूल की बिल्डिंग नदी में समा गई। जहां पहली तस्वीर पूर्णिया की है। पूर्णिया के सिमलवाड़ी में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग कनकई नदी के कटाव में ध्वस्त हो गया। महज 40 सेकेंड में स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। स्थानीय लोगों ने पहले ही इसकी खबर जिला प्रशासन को दे दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इससे पहले गोपालगंज में गंडक का कटाव से स्कूल का 2 मंजिला भवन महज कुछ सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढहकर बिखर गया। स्कूल की बिल्डिंग आलीशान थी, लेकिन बाढ़ ने इसे ध्वस्त कर दिया और देखते ही देखते गंडक में स्कूल समा गया। 21 सितंबर से कुछ शर्तों के साथ स्कूल खोलने की इजाजत मिली है। ऐसे में पटना के स्कूलों में तैयारी चल रही है। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए अभिभावकों को सहमति पत्र भरना होगा। पटना के बेली रोड सेंट्रल स्कूल का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। HRD मिनिस्ट्री से हरी झंडी मिलने के बाद 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर पटना में भी स्कूल प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। केंद्रीय विद्यालय बेली रोड की तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं। देखिए कि तमाम जो स्कूल के शिक्षक हैं या प्राचार्य हैं किस तरह से साफ सफाई में जुटे हुए हैं, और जो कर्मी हैं लगातार कार्यालय से लेकर जो क्लासरूम है उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, ताकि 21 तारीख से जो बच्चे आएंगे उनमें किसी तरह से संक्रमण का खतरा नहीं हो। HRD मिनिस्ट्री ने स्पेशल गाइडलाइन भी जारी किया है कि जो बच्चे के परिजन हैं उनको सहमति पत्र भरना है। स्कूल के प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, उनसे हम सीधे जानते हैं कि किस तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। जी, हम लोग अपने यहाँ पूरे क्लासरूम, हमारे पास जितने हैं 55 क्लासरूम है, तो 55 क्लासरूम, लैब वगैरह सब कुछ सैनिटाइज किया है। अभी हाल ही में 13 तारीख को हमारे यहाँ नीट का सेंटर था, जिसके लिए 100% सैनिटाइज है कैंपस, पूरा क्लासरूम, बाथरूम, टॉयलेट सब कुछ 100% सैनिटाइज किया गया था। सहना पड़ेगा, अभी कुछ पेरेंट्स पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, परंतु हम लोग उनको कन्विंस कर रहे हैं
कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, सुरक्षित व्यवस्था है। तस्वीर एक बार हम दिखाते हैं। देखिए किस तरह से स्कूल प्रशासन मैनेजमेंट में जुटा है और सैनिटाइजर से लेकर जो मास्क है वो स्टॉक में रखा गया है ताकि जो बच्चे आएंगे या फिर जो टीचर आएंगे उनको बिना मास्क की एंट्री नहीं दी जाए। सैनिटाइजर है, इसको लेकर जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। तो निश्चित रूप से जो गाइडलाइन जारी किया गया है एचआरडी मिनिस्ट्री की ओर से, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर स्कूल प्रशासन फिलहाल तैयार नजर आ रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और खबर बेतिया से है, जहां 10 सितंबर से लापता होमगार्ड के जवान के बेटे नवीन कुमार का शव बरामद किया गया है। नवीन का शव पानी से भरे गड्ढे से बरामद किया गया है। मृतक के पिता के मुताबिक 9 सितंबर को खेलने के दौरान गांव के कुछ लड़कों के साथ उसका विवाद हुआ था। अगले दिन नवीन का दोस्त सुधन राम उसे घर से बुलाकर ले गया, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा और बाद में उसका शव बरामद किया गया। वहीं लखीसराय पुलिस ने 3 साल पहले हुए डबल मर्डर केस का खुलासा कर लिया है। जहां पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी तनु कुमारी को उड़ीसा से पकड़ा है, जबकि दूसरे आरोपी चंदन कुमार को बड़हरिया से गिरफ्तार किया गया है। 2017 में 2 लोगों के शव रेलवे ट्रैक से बरामद हुए थे और पुलिस के लिए यह हत्याकांड बड़ी चुनौती बनी थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर तनु के उड़ीसा के संबलपुर में होने का पता चला और उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूछताछ में यह पता चला है कि चंदन के कहने पर वारदात को अंजाम दिया गया था। अगली खबर बक्सर से है। बक्सर के बैकुंठपुर गांव में ठोरा नदी पर पुल बनाया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल नहीं रहने से काफी परेशानी होती है और सालों से लोग पुल का इंतजार कर रहे हैं। आश्वासन तो कई बार मिला लेकिन काम नहीं हुआ। अब एक बार फिर पुल बनाने की उम्मीद जगी है। राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रदीप जोशी ने बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 17 सितंबर को वर्चुअल रैली का आयोजन किया जाएगा। प्रदीप जोशी ने सीएम नीतीश पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय सेवा दल पूरे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 17 सितंबर को हम लोगों की रोजगार 1 करोड़ वर्चुअल रैली 4 बजे शाम को है। उसमें लोग को जानकारी दी जाएगी कि राज्य तो छोड़िए विश्व स्तर पे बिहार को हम लोग कैसे विकसित करेंगे, कैसे रोजगार 1 करोड़ देंगे, उसके लिए हम लोग आयोजन रखे हैं। और चलिए अब देख लेते हैं चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरें। औरंगाबाद में बीजेपी विधायक मनोज शर्मा के समर्थन में जनसंपर्क करने पहुंचे कृषि मंत्री को विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक के साथ उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने रोजगार के सवाल पर नारेबाजी की। चुनावी साल में फिर पोस्टर की सियासत जारी है। पटना में नीतीश कुमार के कटआउट के साथ पोस्टर लगाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लिए नीतीश कुमार ने क्या क्या किया है। ऐसे पोस्टर राजधानी में कई जगहों पर लगाए गए हैं। पूर्वी चंपारण के चिरैया में ग्रामीणों ने विधायक लाल बाबू गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाने का विरोध किया। पार्टी के जिला युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में भी ये मांग उठी। सीपीआई एमएलए ने कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी का नेता ही महागठबंधन का चेहरा होगा। ऐसे में तेजस्वी के महागठबंधन के नेता होंगे। पार्टी ने सीट शेयरिंग के सम्मानजनक सीट की भी मांग उठाई। रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बिहार क्रांति महासम्मेलन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि नौकरी को लेकर किया गया वादा पूरा नहीं किया गया। नवादा में कांग्रेस नेता संजय रविदास अपने समर्थकों के साथ एलजेपी में शामिल हो गए। एलजेपी के जिला अध्यक्ष ने सभी को सदस्यता दिलाई। बीजेपी कार्यकर्ता 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोहतास के नौखा रेफरल अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू के मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी और सीपीआई-एमएल के कई नेता जेडीयू में शामिल हुए। सभी नेताओं ने स्थानीय को उम्मीदवार बनाने की मांग की। पूर्णिया में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन किया, जिसमें जिले के 7 में से 2 सीटों पर पार्टी का उम्मीदवार उतारने की मांग की गई। कैमूर के लबेदा गांव में सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने नेताओं के आने पर रोक लगा दी है और सड़क नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी दी है।
चुनाव को लेकर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के ऑफिस के बाहर भीड़ लगी है, लेकिन कई पार्टियों के ऑफिस में सन्नाटा पसरा है, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल है। 17 सितंबर को युवा कांग्रेस बेरोजगारी यात्रा निकालेगी। बेगूसराय में पार्टी नेताओं ने कहा कि युवा रोजगार के सवाल पर सरकार से सवाल पूछेगा। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम चंपारण के लूरिया सीट पर दावा ठोका है। फिलहाल बीजेपी के विनय बिहारी लूरिया से विधायक हैं। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक कर पार्टी से उम्मीदवार उतारने की मांग की है। पटना में हलवाई समाज ने बैठक की और जनसंख्या के हिसाब से टिकट की हिस्सेदारी की मांग की। समाज का कहना है कि बिहार में हलवाई समाज की जनसंख्या 8% है और उसी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। खगड़िया में जेडीयू से इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि क्षेत्र में जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। शेखपुरा में सीपीआई के जिला परिषद की बैठक हुई, जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना होगा। नवादा में चुनाव को लेकर ई-विजिल ऐप का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अधिकारियों को ऐप के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही ट्रेनिंग भी दी गई। निष्पक्ष चुनाव को लेकर मधुबनी में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर कोविड एक्शन प्लान तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही महिला वोटरों को नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए भी अभियान चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर बेगूसराय के एसडीओ ने बैठक की, जिसमें शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर चर्चा हुई, जिसे लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भागलपुर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका शामिल हुई। इस दौरान लोगों से वोट देने की अपील की गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।